ग्रेड मैट्रिक फिजिक्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में पूछे जाने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि 30 टू 35 मिनट्स के अंदर सारे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको कवर कर लें। चैप्टर नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़, नाम से जैसे क्लियर है, इस चैप्टर के अंदर हमें वेव पर बात करनी है, वेव की टाइप्स, नेचर, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, और एट दी एंड हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम और दो एग्जाम्पल भी कंसिडर करेंगे, बॉल एंड बाउल सिस्टम की और इसके अलावा पेंडुलम की। देन इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। वेव की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वेव? Wave is basically a disturbance that transfer energy from one point to another without transferring matter. वेव हम बेसिकली उस जरिए को कहते हैं जो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, लेकिन कंडीशन ये है कि मैटर डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए, ये उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है। लेट्स सपोज अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हमने एक रोप को इस तरह से एक ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट किया है। अब अगर मैं इस रोप को स्विंग करता हूँ लाइक दिस, तो कुछ वक्त के बाद हमें इस तरह से रोप में एक पॉइंट पर कुछ इंक्रीमेंट देखने में आएगी। ये बेसिकली जो इंक्रीमेंट है यही यहाँ पर एनर्जी है। कुछ वक्त के बाद यही इंक्रीमेंट थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, फिर ये मज़ीद आगे बढ़ेगी। इट मीन्स एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिलीवर हो रही है। लेकिन जब ये एनर्जी यहाँ पर पहुँच जाएगी तो इसके बाद हमारी जो ये स्ट्रिंग थी ये फिर से वैसी हो जाएगी। मीन्स इसमें जितना पार्टिकल पहले यहाँ था अभी अभी भी वैसे ही वहाँ मौजूद होगा, बट हमारी एनर्जी क्या हो चुकी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी डिस्प्लेस हुई है जिस फॉर्म में हो रही है, इस फॉर्म को हम कहते हैं यहाँ पर वेव। वेव बेसिकली आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा फिनोमेना है जो जस्ट एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करता है, लेकिन वहाँ पर मैटर डिस्प्लेस नहीं होता। टाइप्स ऑफ वेव की अगर बात करी जाए तो वेव को हम दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल और अदर वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आ सकता है या फिर डिफरेंशिएट के फॉर्म में आ सकता है। तो इसकी डेफिनेशन जस्ट इस पॉइंट से याद रखिएगा, रिक्वायर्स मीडियम। अगर किसी वेव को ट्रैवल करने के लिए या प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की नीड हो तो उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। और हर वो वेव जो विदाउट एनी मीडियम ट्रैवल कर सकती हो उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डजंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। अच्छा, मैकेनिकल वेव की अगर फॉर्म की बात करें या फिर हम किस तरह से मैकेनिकल वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हर वो बॉडी जो ऑसिलेट या वाइब्रेट कर सके उससे आपके पास मैकेनिकल वेव जनरेट हो जाएगी। लाइक रोप को हम वाइब्रेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमारे ज़रिए से जो एयर में मौजूद पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी साउंड एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर बात करी जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्मेशन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस वक्त आपके पास बनते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल मेरा ऑसिलेट करे। इस चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेट करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलती हैं इनके कंबाइन इफेक्ट से ये वाली वेव जनरेट होती है, जैसे कि नाम से लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनी और इन दोनों ने मिलकर एक वेव बनाई और फिर वहाँ पर वो एनर्जी ट्रेवल करनी शुरू हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो वाटर वेव, वाटर के सरफेस से जो वेव्स बनती हैं। साउंड वेव हम जो बात कर रहे हैं ये एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जिस तरह से डिलीवर हो रही है, इसी तरह से किसी स्ट्रिंग पर अगर हम वेव की बात करें, ये सारे की सारी एग्जाम्पल आपके पास आ जाएंगी मैकेनिकल वेव की। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो लाइट वेव, माइक्रोवेव, इसके अलावा और भी टाइप्स हैं जो कि आगे चलकर हम फर्दर चैप्टर 2 में डिस्कस कर लेंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम में इसके हवाले से वो है नेचर ऑफ वेव। वेव को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नेचर। फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स और अदर वन इज
लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने से पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, फिर आगे फर्दर बात करेंगे। हाँ भाई, इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं ताकि ट्रांसवर्स वेव और अच्छे से हमें समझ आ सके। आपके सामने अभी है कि वेव स्विंग करते हुए नज़र आ रही है। इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये पार्टिकल्स जिस पॉइंट के अराउंड मूव कर रहे हैं, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन के अराउंड ये पार्टिकल इस तरह से कर्व पाथ में मूव करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसको स्लो करते हैं, लेट्स सपोज ये क्लियर आप इसको देख सकते हैं कि अभी इस वाले केस पर ये सारे पार्टिकल ऊपर हैं और ये वाले सारे पार्टिकल नीचे हैं। और जिस तरह से टाइम आपके पास आगे जाता है, तो ये पार्टिकल जो कि अपने मैक्सिमम हाइट पर है, कुछ वक्त के बाद फिर ये अपने मैक्सिमम हाइट से चेंज होकर अगेन नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन होती है, इस टाइप के वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। इसकी जो मूवमेंट है सही से देख लें, बिल्कुल ये इस तरह से कर्व मूवमेंट होती है। अगर ट्रांसफर वेव की बात करी जाए तो ट्रांसफर वेव क्रस्ट और ट्रफ को फॉर्म करते हुए चलती है, वो आगे चलकर अभी हम देख लेंगे। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो होती है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स इस तरह से स्विंग कर रहे हैं कि वेव की जो डायरेक्शन है वही यहाँ पर पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इनके अंदर कंप्रेशंस और रियरफेक्शंस की फॉर्मेशन होती है। जहाँ पर वेव के पार्टिकल काफ़ी क्लोज हो, उस पॉइंट को कहा जाता है कंप्रेशन। और जहाँ पर ये रिलीज हो रहे हो, वो पॉइंट कहलाता है मेरे पास रेयरफेक्शन। ये क्लियर आप इस डेमोन्स्ट्रेशन में देख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर पार्टिकल्स काफ़ी करीब हैं और कहीं पर दूर हो रहे हैं। जहाँ पर पार्टिकल्स करीब होंगे वो पॉइंट मेरे पास कंप्रेशन कहलाएगी, यानी कि वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी पार्टिकल की। और जहाँ पर ये एक दूसरे से दूर होंगे वहाँ पर वो पॉइंट कहलाएगा हमारे पास रेयरफेक्शन। चलिए अब अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव की जो डेफिनेशन होती है वो ये है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलरली। मींस अगर तो वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि जब ये इस तरह से मूव करेगा तो कंप्लीट हमारे पास ये वाली पैटर्न बनेगी और इस टाइप के वेव को कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल है और जो वेव की डायरेक्शन है ये दोनों सेम होती है। मीन्स अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करेगा। इस टाइप के वेव के नेचर को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। सेकेंड, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्मेशन से ट्रेवल कर रही होती है आगे, और जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव वो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की वजह से ट्रेवल कर रही होती है। ट्रांसवर्स वेव एट अ टाइम मैकेनिकल भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव ये हमेशा आपके पास मैकेनिकल नेचर की होगी। यहाँ अगेन एक एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव की, जो कि आप ये यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्मेशन से आगे बढ़ रही है और ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्मेशन से आगे बढ़ रही है। अब ये जो क्रस्ट ट्रफ ये क्या पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर क्रस्ट की बात करें तो किसी भी ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो अपर पार्ट है, यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है, वो कहलाता है मेरे पास क्रस्ट। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कहलाएगा क्रस्ट। इसी तरह से ये भी क्या कहलाएगा, क्रस्ट। और जो लोअर पार्ट होता है ट्रांसवर्स वेव का, जो कि नेगेटिव कहलाता है, ये होता है मेरे पास ट्रफ। यानी कि ये यहाँ पर ट्रफ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों क्रस्ट हैं, ये दोनों ट्रफ हैं। अब आते हैं कंप्रेशंस। ये दोनों हो गए ट्रांसवर्स वेव के लिए और ये दोनों हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर वो रीजन जहाँ पर पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए, वो रीजन कहलाता है कंप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर ये वाला रीजन आपको क्लियर नज़र आ रहा है, कंप्रेशन है, फिर ये आगे कंप्रेशन है। वो रीजन जहाँ पर वेव के पार्टिकल्स कुछ फासले पर आ जाएं, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेयरफेक्शन। ये एक रेयरफेक्शन
और ये भी आपके पास रेयरफैक्शन की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आएंगे। वेवलेंथ की बात करते हैं। किसी भी वेव की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ क्या कहलाती है? वो डिस्टेंस जो किसी क्रस्ट और ट्रफ के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेव लेंथ। फिगर में इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लेट सपोज ये मेरे पास यहाँ से अगर मैं कंसिडर करूँ, ये यहाँ से एक ट्रफ की फॉर्मेशन हुई और ये यहाँ पर इस तरह से क्रस से होते हुए यहाँ पर एंड हो गया। इट मीन्स यहाँ पर ये एक ट्रफ की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर एक ही क्रस्ट की। तो इसी क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस कहलाता है वेव लेंथ। और इसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा से, और इसको मेजर किया जाता है, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। सेकंड चीज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। किसी भी वेव की बात करें तो उसके मीन पोजीशन से वो पार्टिकल जो अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जा रहा है, उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर ये वेव है तो कुछ पार्टिकल यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। क्लियर? ये वाला जो पार्टिकल है ये अपने मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है, तो ये जो रेफरेंस लाइन है ये हो गई मीन पोजीशन, और ये पार्टिकल सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक गया, तो इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, और इसकी भी यूनिट मीटर होती है। थर्ड कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। अगर इसकी मेजरमेंट की बात की जाए तो इसको मेजर करते हैं जिस यूनिट में, उसे हर्ट्स कहा जाता है, और फ्रीक्वेंसी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको यहाँ पर समझते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पर हमें एक फिगर की नीड होगी। चलिए यहाँ पर हम इसको समझते हैं किस तरह से। लेट सपोज अगर मेरे पास एक वेव है ये, अब कहा जा रहा है कि ये वेव इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेट सपोज 2 सेकेंड में गई है। तो बताइए भाई इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखते हैं सबसे पहले कि वेव कितने वेवलेंथ बन रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक एक, फिर ये दो, फिर ये तीन। तो टोटल कितनी वेवलेंथ बनी? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो वेव वाइब्रेशन कंप्लीट कर रही है वो कर रही है 3, और इस 3 वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में इसने टाइम कितना लिया है? 2 सेकेंड। तो इट मीन्स 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हुई होगी? 1.5 वाइब्रेशन हुई होगी। तो ये 1.5 वाइब्रेशन यहाँ पर इस सिनारियों के लिए कहलाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1.5 हर्ट्ज। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज अब अगर इस तरह से एक वेव यहाँ से चलना शुरू करे, अब ये यहाँ पर आके रुक जाए, और इसको इसने जो टाइम लिया है, लेट सपोज इसने लिया है टाइम, लेट सपोज अगेन 2 सेकेंड का। आप ज़रा चेक करते हैं कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं। 1, 2, और ये हाफ हुई है, यानी कि 2.5 वाइब्रेशंस हुई हैं 2 सेकेंड में। तो इट मीन्स 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हुई होगी? 1.25। तो इस सिनारियो के लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1.25 हर्ट्ज। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या कहलाता है भाई? एक वाइब्रेशन को मुकम्मल होने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है मेरे पास टाइम पीरियड। लेट सपोज एक वेव यहाँ से चलना शुरू करी और यहाँ पर आकर इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया है। मीन्स एक वेवलेंथ कंप्लीट होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो टाइम कहलाता है आपके पास टाइम पीरियड। ये रिलेशन याद रखना है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मीन्स अगर हमें टाइम पीरियड गिवन होगा तो हम उससे फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हुई तो उससे हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। इसको समझते हैं रिलेशन के ज़रिए। लेट सपोज अगर मेरे पास टाइम पीरियड दिया जाएगा 2 सेकेंड, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगी, और वो हो जाएगी आपके पास 0.5 हर्ट्ज।
और लेट सपोज अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दी जाएगी 20, या हम कह सकते हैं लेट सपोज 10 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10, इट इज़ 0.1 सेकेंड, ये याद रखना है। अच्छा, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है स्पीड ऑफ वेव। हाउ फास्ट अ वेव इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। कोई वेव कितनी ज़्यादा तेज़ी में ट्रैवल करती है वो कहलाती है उसकी स्पीड। इसकी मैथमेटिकल रिलेशन जो होती है वो होती है v इक्वल्स एफ लेम्डा। यानी कि अगर मुझे किसी वेव की स्पीड फाइंड करनी है तो जस्ट मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ को फाइंड करना होगा, या हमें गिवन होगा, जस्ट हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास स्पीड ऑफ वेव की रिलेशन आ जाएगी। इस रिलेशन के अंदर एफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा और वाई यहाँ पर वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी शॉर्ट रिलेशन की तरफ देख लेते हैं अब हम। ये यहाँ पर इस रिलेशन के लिए प्रूफ मौजूद है, इसको हम चेक करते हैं ये किस तरह से प्रूफ हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले चीज़, स्पीड के लिए जो जनरल मेरे पास रिलेशन है v इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन जब वेव की फॉर्म की बात करेंगे तो वेव तो हमारे पास वेवलेंथ की फॉर्म में ट्रैवल करती है, इट मीन्स s किससे रिप्लेस हो जाएगा, लेमडा से। और टाइम किससे रिप्लेस हो जाएगा यहाँ, टाइम पीरियड से। लेट सपोज अगर एक वेव यहाँ से यहाँ तक आती है तो इसने एक वेवलेंथ कवर किया होगा और इससे जो टाइम लगा होगा वो लगा होगा t। तो इतना वेवलेंथ इतने टाइम में अगर कवर हो रहा है तो ये हो जाएगी वेव की स्पीड। तो अगर मैं यहाँ से टाइम को सेपरेट कर लूँ तो ये कंडीशन कुछ यूँ बनेगी, और टाइम का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो ये इस तरह से हमारे पास रिलेशन प्रूफ हो जाती है v इक्वल्स एफ लेमडा। यहाँ पर ये थोड़े से डिटेल में है, चाहे आप इसको फॉलो कर लें या फिर इसको फॉलो कर लें, क्लियर। इसके पास जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट आपके पास बेसिकली लोकस होता है। लोकस हम उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ बहुत सारे पॉइंट्स आकर मिल रहे होते हैं, यानी कि एक लाइन या एक कर्व की फॉर्मेशन होती है, ये कहलाती है लोकस। तो इट इज ए लोकस वेयर ऑल पार्टिकल्स ऑफ द वेव हैज सेम फेस। वेव फ्रंट्स किस वक्त बनते हैं, जब किसी रेस्ट में वाटर को अगर हम डिस्टर्ब करें तो वहाँ पर क्लियर हमें नज़र आता है। लेट सपोज अगर एक टैंक में इस तरह से वाटर फिल है और अगर इसको इस पॉइंट पर डिस्टर्ब किया जाए तो इस तरह से वेव की फॉर्मेशन होती है। ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनते हैं। इट मीन्स जब यहाँ पे डिस्टर्बेंस किया गया तो यहाँ पे जो ये वाला पार्टिकल गया है एग्जैक्ट उसी टाइम में ये भी पार्टिकल जाएगा, ये भी जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ इस वाले पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा होगा तो उसी टाइम में बिल्कुल ये वाला पार्टिकल भी पहुँचा होगा, ये वाला पार्टिकल भी उसी टाइम में पहुँचा होगा, ये वाला पार्टिकल भी उसी टाइम में पहुँचा होगा। तो हर एक सर्कल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट हैं, वो सब के सब सेम फेस में हैं। इट मीन्स सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो सर्कल्स की फॉर्मेशन होती है या इस टाइप के वेव की जो फॉर्मेशन होती है ये कहलाती है आपके पास वेव फ्रंट। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है प्लेन और एक कहलाती है सर्कुलर। इसको समझने के लिए इस फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे वाली फिगर ये सर्कुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि वाटर के सरफेस पर अगर बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट कर दें तो उस वक्त सर्कुलर वेवलेंथ या स्फेरिकल वेवलेंथ की फॉर्मेशन होती है। और अगर इस तरह से किसी सरफेस पे पानी बिखरा है और अगर हम किसी चीज़ से लाइक वाइपर से अगर हम इसको पुश करते हैं तो उस वक्त जो ये वेव बनती है वो इस तरह से वेव बनेगी। और इस टाइप के वेव फ्रंट को हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रिपल टैंक का। रिपल टैंक आपके पास एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो हमें वेव के बिहेवियर को समझने में हेल्प करे या फिर वेव के बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करने में हेल्प करे। ये डायग्राम यहाँ पर रिपल टैंक की मौजूद है।
ये किस तरह से वर्क करता है कि इसमें के अंदर एक टैंक होता है, टैंक के ऊपर एक लैंप हम लगा देते हैं, यहाँ पे ये लैंप है। अब इसको जब इस वाटर को डिस्टर्ब किया जाता है तो लाइट रे इस वाटर से होकर नीचे डिफरेंट इमेजेस को फॉर्म करवाती है, और यहाँ पर वेव की मूवमेंट वगैरह हम ऑब्जर्व कर कर इनको स्टडी कर सकते हैं। बिहेवियर ऑफ वेव की बात करते हैं तो बिहेवियर ऑफ वेव यहाँ पर तीन हमें स्टडी करनी है। नंबर वन रिफ्लेक्शन, नंबर टू रिफ्रैक्शन, नंबर थ्री डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, जब भी वेव किसी दूसरे मीडियम से स्ट्राइक कर कर रिटर्न होती है तो इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। लाइक अगर ये लाइट के ज़रिए हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर ये साउंड के ज़रिए हो लाइक इको तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सेकंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे या वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे तो उसकी जो पाथ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए और साथ साथ उसकी वेलोसिटी में भी फ़र्क आए, तो इस टाइप के फिनोमेना को कहा जाता है वेव के लिए रिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर जब वेव किसी ऑब्स्टेकल के शार्प एजेस से टकराए तो वो लिटिल बिट बेंड हो जाए, तो इस टाइप के फिनोमेना को कहा जाता है डिफ्रैक्शन। ये डायग्राम की मदद से क्लियर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये वाली वेव आई और इस तरह से टर्न हो गई, तो ये वेव रिफ्लेक्ट हुई है। ये वाली वेव क्या हुई है? रिफ्लेक्ट। और ये वाली वेव यहाँ से आने के बाद ये अंदर डिविएट कर रही है, अंदर से पास कर रही है, तो ये वाली वेव क्या हुई है? रिफ्रैक्ट। यहाँ पर क्लियर, ये वेव आई यूं गई रिफ्लेक्ट, ये आई यूं इस तरह से अदर से मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो ये रिफ्रैक्ट हुई। अब यहाँ पर देखें, ये एक ऑब्स्टेकल है या एक हम कह सकते हैं कोई एक रास्ता है यहाँ से वेव को पास होने के लिए। अब अगर वेव यहाँ से स्ट्राइक करती है तो इसकी जो पाथ है वो लिटिल बिट चेंज हो जाएगी, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसे मोशन को कहते हैं जो पहली चीज़ पीरियोडिक हो। पीरियोडिक मीन्स ये एक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, और ऐसी पीरियोडिक मोशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब इसको समझते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर। इसकी मैथमेटिकली रिलेशन है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट। अब ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिगर को समझते हैं। फिगर में यहाँ पर एक स्प्रिंग सिस्टम हमने कंसिडर किया है, इस वाले पॉइंट ओ पर ये स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन में है, यानी कि रेस्ट की हालत में है। अब अगर मैं इसे इस पॉइंट से स्ट्रेच कर कर इस पॉइंट पर ले आऊँ, हमें पता है जब मैं आगे लेकर आऊँगा तो इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स रीस्टोर होगी, और वो फोर्स मेरे पास कहलाएगी रीस्टोरिंग फोर्स। अब मैं इसको ए पर लेकर आता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है। अब इस पॉइंट पर जैसे ही लाके इसे रिलीज किया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हुई है, लेकिन रिलीज करने पे ये इस डायरेक्शन पे जाएगा, मींस डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो वेव डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है और क्लियर नज़र आ रहा है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट जब ये रिटर्न आएगा तो ये इस पॉइंट पे रुकेगा? नहीं, ये रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब इस डायरेक्शन में कुछ एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। अब ये क्या होगा, रिटर्न कुछ इस मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाएगा, बट अब इस दफ़ा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड कवर हुआ था तो एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड आ रही थी। अब डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड हुआ है, तो अब जब ये यहाँ पर इस तरह से श्रिंक होगा तो अब क्या होगा कि भाई अगेन एक इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी और दोबारा इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ ये पुश कर देगी। अब दिस टाइम एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट अगर राइट वर्ड तो एक्सेलरेशन लेफ्ट वर्ड थी, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट वर्ड है तो एक्सेलरेशन राइट वर्ड है। तो जितना ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे, लेट सपोज अभी मैंने इसको यहाँ पर किया है, अब अगर मैं इससे ज़्यादा इसको डिस्प्लेस करता तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होती है यहाँ पर।
इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो पेंडुलम का है और पेंडुलम की मूवमेंट का है, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पेंडुलम का। पेंडुलम की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है यहाँ पर पेंडुलम की। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटालिक बॉब हैविंग लेंथ L फिक्स एट इट्स अपर एंड। अगर इस तरह से हम एक स्ट्रिंग के ज़रिए किसी बॉब को अटैच कर दें किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, तो इसकी इस मैकेनिज्म की जो फॉर्मेशन होती है ये यहाँ पर कहलाती है पेंडुलम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है, लेट्स सपोज ये पेंडुलम है, अगर मैं इसको इस पॉइंट पर लेकर आ जाऊं, यहाँ पर लेट्स सपोज ये मीन पोजीशन है, मैं ए पर लेकर आऊं, तो ए से जब हम इसको रिलीज करेंगे तो बताइए ये जो रिटर्न जाएगा तो उस वक्त रिटर्न लेकर जाने वाली जो फोर्स होगी उसकी मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगी। अब इसको यहाँ पर समझते हैं सही से। एक पेंडुलम हमने कंसिडर किया, देन इसके बाद इसको इस मीन पोजीशन से हटाकर हम इस पोजीशन पे ले आए, लेट्स सपोज ए पर। लेट्स सपोज ए की अगर बात की जाए यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस वाले पॉइंट पर इस वक्त पेंडुलम पे दो फोर्सेस हैं, एक इसकी वेट की फोर्स होगी और एक अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी टेंशन फोर्स होगी। तो मीन पोजीशन पर टेंशन फोर्स और वेट फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, इट मींस नेट फोर्स इस पर ज़ीरो होगा। अब अगर इस पॉइंट की बात करते हैं हम, इस पॉइंट पर अगेन वेट की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होती है, लेकिन चूंकि इसने यहाँ पर कुछ एंगल बनाया है तो अब हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे। लेट सपोज ये इस तरह से आगे और ये इस तरह से इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में जो होगी ये क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ पर बनेगा। अब अगर ये वेट है तो ये वेट के लिए इसका हो जाएगा एक्स कंपोनेंट और ये वेट के लिए हो जाएगा इसका वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पर ये हो जाएगी मेरे पास टेंशन फोर्स। तो इस वाले पॉइंट पर अगर देखा जाए, अब इस तरह से स्प्लिट किया जाए, तो अब टेंशन फोर्स जो कि पहले वेट से बैलेंस हो रही थी अब वो वेट के एक्स कंपोनेंट से बैलेंस होगी और वो हो जाएगा डब्लू कॉस थीटा, या फिर हम इसको कह देंगे एम जी कॉस थीटा। ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और इस डायरेक्शन में पेंडुलम पर जो नेट फोर्स होगी वो हो जाएगी ज़ीरो। लेकिन अब अगर बात करें यहाँ पर कि इस डायरेक्शन में तो पेंडुलम नीचे मूव कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स हो गया। वो फोर्स किस तरह से निकालेंगे वो देख लेते हैं। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट इस वाली डायरेक्शन पे नीचे आ रहा है, मीन्स यहाँ इस डायरेक्शन पे इस पर फोर्स होगी और वो नेट फोर्स इक्वल किसके होगी, वेट के वाई कंपोनेंट के, और वेट का वाई कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो ये फोर्स होगी जो कि उस पेंडुलम को इस पॉइंट ए से, जो कि हमने ओ से ए पर इसको शिफ्ट किया था, तो पॉइंट ए से जो फोर्स इस बॉब को या पेंडुलम को नीचे लेकर आएगी वो किसके इक्वल होगी बेटा, एम जी साइन थीटा के। अब इसके बाद अगर किसी पेंडुलम के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 2πL/g। अब यहाँ पर ये L जो है ये लेंथ ऑफ पेंडुलम को रिप्रेजेंट करती है और ये G ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन जो कि हम यूज़ करेंगे अपने केस के लिए 10.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब अक्सर MCQ से एक बनता है एग्जाम में सेकेंड पेंडुलम से रिलेटेड। सेकेंड पेंडुलम हम उस पेंडुलम को कहते हैं जिसके टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड हो, वो कहलाएगा आपके पास सेकेंड पेंडुलम। बॉल एंड बाउल सिस्टम की यहाँ पर लास्ट एग्जांपल दी गई है। यहाँ पर भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होता है। कैसे, इसको चेक करते हैं। लेट सपोज यहाँ अभी ये बॉल अपनी मीन पोजीशन पर है, मीन्स इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है।
अगर मैं इस बॉल को उठाकर इस पॉइंट ए पर शिफ्ट करूं, इट मीन्स मैंने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर करा दी है। अब रिलीज करने पे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जब ये मीन पोजीशन की तरफ रिटर्न आएगा तो उस पर एक एनर्जी मौजूद होगी और वो एनर्जी इस बॉल को दोबारा ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। फिर अब ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, लेकिन अब ये इस डायरेक्शन में रिटर्न आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर अगेन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर मैं बॉल को इतने ऊपर लेके नहीं जाऊँ, नीचे लेकर आऊँ, तो एक्सेलरेशन भी कम होगी, और नीचे लेके जाऊँ तो एक्सेलरेशन और कम होगी। जितनी ज़्यादा ऊपर लेकर जाएंगे एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी। इट मीन्स डायरेक्टली रिलेट कर रहा है ये। और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन इसलिए हम इंट्रोड्यूस कराते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ये क्लियर यहाँ पर बॉल एंड बाउल सिस्टम भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल में आ जाएगा। चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स और जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, होप सो कि यहाँ तक मैंने जितनी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और ये जो डिजिटल नोट्स अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएं। ये डिजिटल नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी फर्दर इसके न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।